नाजरीन KTV उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसूद बुखारी। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि गुज़श्ता कल की अगर हम बात करते हैं तो कई एक अनसर्टन फैसले आ गए और इस तरह के फैसले आए जो आम आदमी के तसव्वुर में भी नहीं आ सकते थे। ऐसा सोचा जा रहा था कि 5 अगस्त को शायद मरकजी सरकार की तरफ से कई अहम फैसले सामने आएंगे और उसके चलते शायद जम्मू कश्मीर के अंदर जो लीडरशिप है उसके हवाले से भी कुछ बयानात सामने आ सकते हैं और इसके साथ साथ कई एक जगह पर जो सेलिब्रेशंस मनाने की बात की गई थी उसको लेकर के भी कई जगहों पे कई धूमधाम देखे गए और कई जगहों पे बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास भी पाया गया। और किसी ना किसी तरीके से हम ये कहेंगे कि 5 अगस्त की शाम तक जो कयास आराइयाँ की जा रही थी कि शायद लीडरशिप्स को छोड़ने के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा सियासी पैकेज देने के हवाले से या किसी ऐसे जमहूरी अमल के हवाले से कोई बात की जाएगी या कोई बड़ा फैसला किया जाएगा रियासत का दर्जा वापस देने के हवाले से, बहुत सारे मामला थे जिनको लेकर के कश्मीरी ये सोच रहे थे कि जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू की हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा था अपना एक रिसेंटली उनका बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर 4G को बहाल भी कर दिया जाता है तो इससे सिक्योरिटी सिनेरियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा ये हो सकता है कि जो लोग इसको सफर कर रहे हैं 4G की वजह से उनको फायदा मिल सकता है और एजुकेशनल सेक्टर को भी बढ़ावा मिल सकता है, सयाहत को भी बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन 4G बहाल होने तो दूर की बात है, 2G की स्पीड जो थी वो भी बहुत ज़्यादा कम कर दी गई थी और इस तरह से 2G भी जो था वो भी मुकम्मल नहीं चल पाया और कई एक जगह पर इंटरनेट भी ये कह सकते हैं कि दम तोड़ते ही नजर आया। और फकीदुल मिसाल पहरों के बीच में जो 5 अगस्त का दिन था, चूंकि ये 5 अगस्त का दिन हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता बरस 2019 की जब हम बात करते हैं तो 5 अगस्त को ही एक बहुत बड़ा फैसला लेकर के जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया और इस तरह से लद्दाख को अलग किया गया और जम्मू कश्मीर को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो इसमें कई एक मामला सामने आ गए, सियासी सरगर्मियां ठप हो गई, इस पर कई बहस मुबाहिसे हुए और आज की तारीख तक अगर हम नेशनल चैनल्स की बात करते हैं तो हर चैनल पर किसी ना किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर के अब बड़े बहस मुबाहिसे देखने को मिलते हैं और जम्मू कश्मीर की मुकम्मल जो जमीनी सूरत हाल है वो बदलते हुए कहीं पे नजर नहीं आती। हालांकि आपको याद दिलाए देते हैं कि जब यहां पर सत्यपाल मलिक गवर्नर थे और जब भारतीय जनता पार्टी और PDP की सरकार टूटी थी तो उसके बाद सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसीज दिखाई, जिस अंदाज में उन्होंने अपना एक अलग सा वो तर्ज अपनाया उसको लेकर के कई एक सवालात उभरते थे। यानी कि 4 अगस्त तक उन्होंने यहाँ की जो मुश्तरका क़यादतें थी उनको इस चीज़ के लिए भी बिल्कुल जाकर के अपने ही घर के अंदर उन्होंने कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें स्टेट को बाइफरकेट करने की बात होगी या 370 या 35A को हटाने का मामला होगा तो वो आपको उनको यानी कि ज़रूर बता देंगे, उन्होंने पार्टीज से कहा था। लेकिन एक बात ज़रूर आ जाती है कि उस वक्त उन्होंने कुछ फैसले भी लिए थे जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक का अगर आपको याद होगा तो जम्मू कश्मीर बैंक पर अचानक छापे पड़े थे और इस तरह से जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर धांधलियों के हवाले से बात की गई थी। इस मामले को लेकर के भी बहुत सारी चैनलों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बहुत बड़े मामले सामने आए, बद इंतजामी की बात की गई और उसके बाद उन्हीं के दौर में आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स थे या बाकी लोग थे उनकी नौकरियों के हवाले से बाज़ाब्ता एक नया ऐलाननामा निकला जिसमें यह कहा गया कि ये क्वालिफाई किए हुए बच्चे थे लेकिन इनको ड्रॉप कर दिया गया था तो बदअनवानी की वजह से इनको जॉब्स नहीं मिल सके थे, इनको हम जॉब पे रख लेते हैं। हालांकि कई जो उसमें टैलेंटेड बच्चे थे जिन्होंने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए भी ये किया था, क्वालिफाई किया हुआ था, उनको बैंकिंग असिस्टेंट के हिसाब से वहां पर रख दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर बैंक का हाल भी कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आता। उसके बाद आपको ये याद होगा कि उन्होंने अपने एक बहुत ही बड़े प्रेशर में ये कह दिया था और खासकर अगर आपको सत्यपाल मलिक का याद हो जो इस वक्त गवा के गवर्नर हैं वहां पे, तो जब भी वो किसी तकरीब के अंदर जाते हैं तो उस तकरीब में वो जम्मू कश्मीर का जिक्र ना करें ये कभी हो ही नहीं सकता। वो ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी 35A को लेके हुआ, 370 को लेकर के हुआ, ये सारे के सारे मामले जो हैं अगर वो ना होते तो शायद ये सारी चीजें मुमकिन नहीं हो पाती। तो इस अंदाज में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं या अपनी पॉलिसीज को बताते हैं कि आम आदमी जब ये देखता है तो सोचता है कि शायद एक ही थिंक टैंक इंडिया के अंदर बचा था, वो सत्यपाल मलिक था। लेकिन सत्यपाल मलिक ने यह बात भी कही थी कि आप देखिए कि तरक्की के ऐसे दरवाजे खुलेंगे कि हर कोई हैरान रह जाएगा। और उन्होंने कहा कि 50,000 बेरोजगार नौजवानों जो हैं उनको फौरी तौर पर रिक्रूट कर दिया जाएगा और इस तरह से जो एक बड़ी
पॉलिसी सामने आएगी स्टेट की, वो हैरान कुन होगी। तो वो पॉलिसी तो अपनी जगह रह गई, और 5 अगस्त को जब ये फैसला आया तो अचानक ही उनको क्विट करना पड़ा यहां से, और सत्यपाल मलिक को यहां से लेकर के गोवा का गवर्नर तो बना दिया गया। लेकिन वो 50,000 नौकरियां कहां गई, किधर से इशू हुई, कहां पर उनका वो ड्राफ्ट बना था, किस तरीके से बना था, वो फैसला दरे का दरा ही रह गया। और वो बुलंदबंग दावे जो थे वो जमीनी सतह पर किसी भी जगह पर नजर नहीं आए, और नौजवान जो थे वो फिर एक मर्तबा तजज्जुब के बीच में चले गए। अब 35A और 370 का जब यहां पर खात्मा हुआ, और उसके बाद एक यहां पर नया निजाम चला, यूटी बनी, और उसके बाद मरकज की तरफ से, दीगर लीडरों की तरफ से, और बड़े जश्न भी मनाए गए, और ये बातें भी कही गई कि जम्मू कश्मीर जो रियासत है, जो कि अब यूटी में तब्दील कर दी गई है, यहां पर जमीनी सतह पर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, तरक्की के महाज खुलेंगे, यहां पर जॉब्स लगेंगी, इंडस्ट्रीज लग जाएंगी। और इस तरह से ये कहा कि हम मरहलावार तरीके पर बहुत सारे लोगों को, और खासकर वजीर आजम का बयान अगर आपको याद हो जो उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर के ही दिया था, जिसमें उन्होंने जब यहां के मुलाजमीन को मरकजी मुलाजमीन के बराबर का दर्जा देने के साथ साथ ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बेरोजगारी है इसके खात्मे के लिए मरकज एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर के आएगी, और यहां के नौजवानों को रोजगार के इस तरह के वसीले मिलेंगे कि वो हैरान रह जाएंगे, और वो मुल्क की बाकी रियासतों के हमपला हो जाएंगे। बहरकैफ नहीं हो पाया। पॉलिसीज क्या रही, क्या कुछ मरकज के अंदर चल रहा है, वो लीडरान वहां पर बेहतर जानते होंगे। लेकिन जो 10,000 असामियों की बात की गई थी, जिनके लिए फॉर्म्स भी पिछले दिनों से ऑनलाइन हो रहे थे, जिसमें डोमिसाइल का मामला आ गया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बगैर, या डोमिसाइल की जिसके पास सनत ना हो, वो इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकता है। ये बहुत बड़े मामले थे जिसमें सियासी सतह पर यहां पर बहुत ज्यादा बयानात भी आ गए। और आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों से जब क़यादतों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू किया तो सभी जमातें जो हैं उनके बयान आने शुरू हो गए। हालांकि सियासत पर बड़े कम लोग बोलते थे, जबकि यहां पर अपनी पार्टी के नाम से एक पार्टी भी वजूद में आ गई, जिस पार्टी ने यहां पे अपना दायरा इख्तियार बढ़ाने के लिए बड़ी कोशिशें की। लेकिन मार्च के महीने में आपको याद होगा जब कोविड-19 को बाज़ाब्ता तौर पर आलमी वबा करार दिया गया, तो पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी मुकफ़िल हो गया, और बाज़ाब्ता पहले ही जो लॉकडाउन के अंदर कश्मीर था वो एक मरतबा फिर डबल लॉकडाउन के बीच में आया, और इस तरह से यहाँ की मैशियत जो है वो इंतहाई मुतासिर हुई। और जो पार्टियां थी उनके बयानात भी महदूद हो गए, उनकी सरगर्मियां महदूद हो गई। लेकिन गुज़श्ता जब दिनों की बात करते हैं, अगर हफ्ता 2 हफ्ते पहले की बात करते हैं, तो यहाँ पर सियासी जमातें अचानक फिर नमूदार हो गई, और इस तरह से उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने स्ट्रगल्स को बताने की बात की। अब कल की अगर हम बात करते हैं 5 अगस्त की, तो आपको याद होगा कि फारूक अब्दुल्ला के घर में एक मरतबा फिर गुज़श्ता 4 अगस्त जो 2019 का था, उसी अंदाज में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का फैसला किया गया था, जिसमें शायद पॉलिटिकली ये देखा जाता कि किस तरीके से हम जम्मू कश्मीर के हवाले से मरकज के साथ बातचीत करेंगे, किस अंदाज में स्टेटहुड या फिर 35 से 370 के हवाले से बात होगी। जबकि 35 से 370 का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, उस पर क्या कुछ बात हो सकती है, क्या कुछ उसमें उसके अप्स एंड डाउन है। हमने पिछले दिनों जो मुजफ्फर शाह का इंटरव्यू किया था, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी रहे हैं और ANC के नायब सदर भी हैं, उन्होंने भी वाज़ा कर दिया था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 56 के बाद जो चीजें रुक गई हैं, उसके बाद अगर कोई असेंबली बनती भी है वो इसको खत्म नहीं कर सकती, यानी कि इसमें किसी के पास कोई पावर नहीं बचता है। 35 से 370 एक मजबूत दीवार है और उसको तोड़ना आसान नहीं है। बहरकैफ हम इस पर आज बात नहीं करेंगे, लेकिन बात इस बात पे करेंगे कि 1 साल के वक्फे के अंदर ही कल शाम को जब यह बताया गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहाँ पे थे GC मरमू साहब, उन्होंने अपने कुछ बयानात दिए हुए थे। अंदर अंदर से यह बताया जाता है कि उनकी इंतजामिया के साथ कई एक बड़े ओहदों पर बैठे हुए अफसरान के साथ नहीं बन पा रही थी। क्या मामलात थे उनके, क्या नहीं थे, इस बात में हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब उनका ये बयान आया तो शायद आपको ये याद होगा कि उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया था कि वो खुद हैरान है कि कुछ चीजें ऐसी भी कश्मीर के अंदर रोनुमा हो जाती हैं जो सबसे पहले सोशल मीडिया में आ जाती हैं, उसके बाद उन लोगों को पता चलती हैं जिन लोगों को पहले पता होना चाहिए था कि इस तरह का कोई मामला पेश आ सकता है। बहरकैफ जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके इस्तीफे को देर गए तक, अगर रात की बात करते हैं, पहले मंजूर नहीं किया गया था। 3, 4, 5 नाम सामने आ गए जिनको बताया जा रहा था कि वो उनको रिप्लेस करेंगे और उनकी जगह पर आएंगे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यहां पर GC मरमू रहे, उनकी बराबर 1 साल की मुद्दत हुई और 1 साल के अंदर
अंदर अंदर उन्होंने क्या कुछ जमीनी सतह पर किया, क्या मामला किए, ये काबिल बहस कुछ इश्यूज हैं जिन पे ये कह सकते हैं कि कुछ नाकदीन को हम यहां पर बुला करके उनके साथ बराह रास्त बात करेंगे। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव मामला होते हैं और क्या कुछ इस तरह की वजूहात रही होंगी, और कई चीजें जो है अब उनका खुलासा होना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो यहां से खासकर कश्मीर छोड़ करके जाता है या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रहा हो, जब वो यहां से चला जाता है या क्विट कर लेता है या फिर किसी भी ऐसे सरकारी इदारे के अंदर नहीं रहता, तो कुछ कयास आराइयां भी हो रही होती हैं कि शायद इनको मरकज की तरफ से कुछ और से नवाजा जाएगा या इस तरह के कुछ मामला होंगे। तो उस पे जब बात होती है तो वो बातें बाद में खुल के सामने आ जाती हैं। लेकिन अभी की बात अगर बताते हैं तो ये भी अंदेशे यहां पर जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद जो सैग बनाया जा रहा है, CAG बनाया जा रहा है, उसको लेकर के कुछ मामला ऐसे हैं शायद उसमें मुर्मू को कोई जगह दी जाए। लेकिन नाकिदीन का यह भी मानना है कि शायद जो GC मुर्मू हैं शायद उनको वापस यहां की राह ना दिखाई जाए। और अब के मनोज सिन्हा की बात की जा रही है कि मनोज सिन्हा के बारे में बताया जाता है कि जो अब लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे, उनके बारे में बताया जाता है कि वो पहले RSS के बहुत ही सीनियर रुकन हुआ करते थे और बहुत ज्यादा उन्होंने RSS को बनाने में की और RSS के अंदर उनका एक बहुत बड़ा वजन और रोल हुआ करता था। लेकिन जब गुज़श्ता चुनाव की बात आई, जो पहली बार नरेंद्र मोदी ने एज प्राइम मिनिस्टर चुनाव लड़ने के लिए वो भी मैदान में आ गए, तो उस वक्त RSS ने जो इल्हाक करना चाहा, जो एक ज्वाइंट इलेक्शन लड़ने की बात की थी बीजेपी के साथ, उसमें जब उन्होंने इलाज करने की कोशिश की थी तो मिस्टर सेना के बारे में बताया जाता है कि चूंकि वो RSS के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, तो उन्होंने उस वक्त बहुत ज्यादा इस चीज की मुखालफत की थी कि बीजेपी के साथ किसी भी तरीके से गठजोड़ ना किया जाए, खासकर यूपी को लेकर के। तो अब आपको मालूम होगा कि यूपी के अंदर जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा दूसरे तरीके की थी। उस वक्त उन्होंने जब बार बार इस तरीके की मुदाखलत की तो उनको लगा कि अब RSS वाले जो हैं वो उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो RSS से नाराज हो गए और इस तरह से उन्होंने RSS से इस्तीफा दे दिया। और RSS से जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो बराह रास्त अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके बीजेपी के अंदर चले जाएं। और जब वो बीजेपी के अंदर आए तो बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि RSS की जो बुनियाद थी, RSS को जो मजबूत करने का एजेंडा था, वो सारा का सारा जो इसको मनोज सिन्हा है उन्हीं के सर पे जाता है। क्योंकि उन्होंने RSS को मजबूत बनाने के लिए जो हिकमत अमली इस्तेमाल की थी वो काफी ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रांग मानी जाती थी। बहरकैफ जब वो बीजेपी के अंदर आ गए तो बीजेपी के अंदर आकर के उन्होंने जब कुछ ओहदे संभाले तो बीजेपी के अंदर यहां पर उनकी बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई की जानी शुरू कर दी और इस तरह से उन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज्यादा अंत तक मेहनत की और इसके साथ साथ यूपी को भी संभालने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आपको यह याद होना चाहिए कि जो मनोज सिन्हा है ये ऑलरेडी पहले ही भारतीय पार्लियामेंट के अंदर 2 बार नुमाइंदगी कर चुके हैं बीजेपी की। और इस तरह से जब योगी की सरकार बनने वाली थी तो इस चुनाव में आपको अच्छी तरह से हम बताए देते हैं कि इन्होंने बीजेपी को स्ट्रांग करने के लिए और बीजेपी को किसी भी तरीके से यूपी में एक बड़ी अक्सरियत दिलाने में अपना रोल अदा किया। और जब बीजेपी की वहां पर बड़ी जीत हो गई तो उस जीत में जो कुछ भी फैसले रोनुमा हुए सामने आए तो उसके बाद इन्होंने दावा कर दिया था वहां का वजीर आला बनने के लिए। लेकिन यह बात भी मानी जाती थी कि चूंकि RSS से आए हुए हैं, योगी के साथ जो मरकज की अपनी एक बनी हुई बात थी उसको देख करके इन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इनसे जान छुड़ाई जाए। तो इनको उस वक्त कोई इस तरह का लिफ्ट नहीं दिया जा सका और योगी जो हैं वो यूपी के चीफ मिनिस्टर बन गए और उसके साथ ही इनको लगा कि इनको किसी जगह पर साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा नाराज थे। अब वहां पर जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए लीडरान हैं बीजेपी के अंदर जो इस वक्त गाइडलाइंस देते हैं कि किस तरीके से किस आदमी को कहां पर सेटल किया जाए कि वो नाराज भी ना हो और काम में भी काम चला सके, तो उनको उठा करके अब जिम्मेदारी दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का बनाने के लिए। और वो अब जब यहां पर संभालेंगे तो माना जाता है कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही हैं और वो बड़े नजदीक रहे हैं मरकजी कयादतों के अंदर और उसके साथ साथ कई एक मामलात में उन्होंने बहुत सारे काम करने हैं। हमारा मुद्दा और मकसद आज के प्रोग्राम में उनकी ये बात करने के लिए कि मनोज सिन्हा यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं और उन पर जो एक जम्मू कश्मीर के अंदर इसको एक सूरत हाल बनी हुई है, खास
खासकर ये जब बताया गया था 5 अगस्त को गुज़श्ता 2019 में, जब यहाँ पर मुकम्मल तरीके पर स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया और उसके बाद स्टेट का दर्जा भी ले लिया गया, यूटी बनाई गई, तो उसको कहा गया था कि जो यहाँ पर मिलिटेंसी चल रही है, जो यहाँ पर बंदूक चल रही है, ये सारी की सारी जो है ये कुछ खास लोगों के इशारों पे चल रही है और इससे मुकम्मल जो है इसका खात्मा हो जाएगा। आपको याद होगा कि गुज़श्ता कुछ दिनों से मुकम्मल तरीके पर भारतीय जनता पार्टी और दीगर कई एक सरपंचों पंचों पर जो हमले हो रहे हैं उसमें कितनी अमवात हुई, और आज की भी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि काजीगुंड से लेकर के अगर हम कश्मीर के किसी भी कोने में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बीजेपी के जो 5 सरपंच हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। और कई एक जगह पर जो जीसी मरमू की तरफ से ऑर्डर आया था उस वक्त एक आपको याद होगा कि उन्होंने इंपावर करने की जब बात की थी इनको और इनको इंश्योर करने की बात की थी कि इनको खतरे हैं, क्योंकि जब अनंतनाग के अंदर वाकई कुछ पेश आ गए तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि इन सबको सिक्योरिटी दी जाएगी और उसके साथ साथ इनका इंश्योरेंस जो है वो हाई इंश्योरेंस कवर के बीच में इनको लाया गया था। तो कुल मिलाकर के कई एक लोगों को उठा करके हिफाजती इसमें रखा गया था, हिसार के बीच में रखा गया ताकि इनके जान को कोई खतरा ना पहुंचे। लेकिन कल शाम एक सरपंच के ऊपर जब फायरिंग हुई तो उसके बाद वो शदीद नाजुक हालत में उनको अनंतनाग के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसके बाद उनको श्रीनगर के बड़े अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। और इसी तरह से आज का जो वाकया पेश आया जिसमें ये जाँ बाहक हो गए सरपंच। तो हालात को देखा जाए तो हालात वैसे नजर नहीं आते हैं। वहीं भारत पाकिस्तान और भारत चाइना के जो तल्लुकात हैं उनमें भी कई जगहों पे तलखियां देखने को मिलती हैं। और कश्मीर के अंदर जो एक तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल में आम आदमी जी रहा है उसे ये समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को सेलिब्रेट करे, वो अपने आप पर मातम करे, वो अपने आप को किसी जगह पर डिफाइन करे। सारी चीज़ें जो हैं वो कुल मिलाकर के किसी भी तरीके से एक सेहतमंद कौम की जो निशानी है वो नहीं दिखा रहे हैं। अब अगरचे ये मान के चलें कि जो कि मनोज सिन्हा हैं जब उन्हें यहां जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे के हिसाब से लाएंगे और अगर यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल अब बन जाती है, क्योंकि इशारे ऐसे मिल रहे हैं जिसमें यह होगा कि काम चलाव के लिए यहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनाई जाए जो यहां की तरक्याती सरगर्मियों को देखे, जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है इसके जो सरबराह होंगे वो किस प्रकार के होंगे, उसके साथ साथ जो यहां पर काम काज चलने वाले हैं। जैसे ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने में यहाँ पर जो लोग हैं रहते हैं उनको बेहतर सड़कें फराहम करने के लिए सारे जम्मू कश्मीर की सड़कों को जिनको गुज़श्ता 5-8 बरस के दौरान बिल्कुल देखा भी नहीं गया है उन तक को अब मैग्नेमाइज किया जाएगा। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ड्राफ्ट बना, वो चीफ इंजीनियर ने हमें खुद अपने इसी प्रोग्राम में जो शाहिद विद कश्मीर आपने चीफ इंजीनियर के साथ मेरा प्रोग्राम देखा था उसमें उन्होंने बताया था कि 200 करोड़ की पहली किस्त जो है वो वागुजार की गई है। उसी के साथ ही आपको याद होगा कि एक बड़ा फैसला जो जिसे मरमू के क़यादत में लिया गया था वो पिछले दिनों ये था जिसमें यह बताया गया था कि जो कैजुअल लेबरर्स हैं या जो डेली वेजर्स हैं उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक चिट्ठी भी निकली जिसको ड्राफ्ट करने के बाद फाइनेंस को भेजा गया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको मुकम्मल तरीके पर मंजूरी देने के हवाले से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को भी एक चिट्ठी निकाली जिसमें यह बताया गया था कि जो ये 61,000 से ज्यादा लगभग 70,000 के लगभग ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ महकमों के अंदर बशर्ते कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, बशर्ते सीजनल लेबर काम कर रहे थे या एज डेलीवेजर काम कर रहे थे, तो उनको 18,000 से प्लस की जो सैलरी है वो मिलेगी, यानी कि 625 से प्लस उनका जो दिन की दिहाड़ी है वो उनको मिलेगी और उनका जो मुस्तकबल है वो सिक्योर हो जाएगा। अब अगर यहां पर एक गवर्नर, जब हम गवर्नर की बात करते हैं 5 अगस्त 2019 से पहले की बात करते हैं, सत्यपाल मलिक की बात करते हैं, अगर उनके दौर में 50,000 लोगों को नौकरी लगाने की बात की गई थी, बाद में वो बात उनके जाने के साथ ही खत्म हो गई। इसी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर जब बने यहां पर जीसी मरमू तो उनके आने से यह बताया गया कि 10,000 को नौकरी मिलेगी, 1 लाख का दिमाग में बात चल रही है और किसी तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर को यहां पर बढ़ावा देने के लिए अब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स को यहां पर लाने की कोशिश की जाएगी, वो भी नहीं आ पाए। सियासी सतह पर भी कोई बड़ी सरगर्मी देखने को नहीं मिल रही है। यहां के सियासतदानों को शायद बयान देने के लिए भी पूछ के आना पड़ता है और वो जब किसी टीवी चैनल में या डिबेट में आते हैं तो कोई बड़ी बात कश्मीर के हवाले से अभी नहीं करने के मूड में नजर आते हैं, क्योंकि हर कोई ये कहता है। हर इसी तरह से इल्तिजा मुफ्ती ने बार बार आपने देखा होगा बीबीसी पर भी उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि अगर कल की डेट में यहां पर स्टेट को वापस दिया भी जाता है वो हमारे किसी काम की नहीं है। उमर अब्दुल्ला भी यही बात कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी यही बात करते हैं, दीगर जमातें भी यही बात कर रही है। इसी के साथ साथ
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज को मान के चलते हैं कि अगर स्टेट को वापस दिया भी जाता है तो उससे जो उनके इख्तियारात हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं और इसके लिए उन्हें छोटी सी छोटी चीज के लिए भी मंजूरी लानी पड़ेगी। तो ऐसे में चुनाव जो है वो बेमाने रह जाते हैं। लेकिन चुनाव ना होना यहां पर एक बड़ा नुकसान इसलिए है कि चुनाव ना होते हुए आम आदमी की जो एक्सेस है वो बहुत ज्यादा दूर हो रही है। अब अगर ये यहां पर अब मनोज सिन्हा की बात करते हैं जो नए गवर्नर आ रहे हैं, क्या वाकई तौर पर जिस तरह से उन्होंने मरकज के अंदर बीजेपी को बहुत बड़ा दायरा इख्तियार देने के लिए अपना रोल निभाया, इसी तरह से यूपी जैसी स्टेट के अंदर जहां पर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं, उन लोगों के बीच में रह करके जिसने लड़ करके योगी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा दिया, तो क्या वाकई तौर पर कश्मीर के अंदर वो एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाने के लिए कोई काम कर पाएंगे? सीएजी बन पाएगी? उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बनने के कोई चांसेस हैं? यहां की बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई नई बात की जाएगी या बदलाव बराए बदलाव ही होता रहेगा और हर 5 अगस्त को हमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को छोड़ करके दूसरे के नक्शे कदम पर चलने की हिदायत दी जाएगी? जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो किस प्रकार के रहेंगी? अब चूंकि लॉकडाउन को ढीला करने की भी बात की गई है और यहां पर बड़ी बात यह है कि 50,000 करोड़ से ज्यादा जो यहां बिजनेस सेक्टर को नुकसान पहुंचा, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए क्या मरकज कोई बड़ा ऐलान करने वाली है या एक मर्तबा फिर यहां पर कोई इस तरह का काम होने वाला है जिसको लेकर आम आदमी और ज्यादा परेशानियों के बीच में जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इस पर कोई कयास नहीं किया जा सकता। लेकिन यह माना जाता है कि अगर एक बेहतर सियासी नजरिए के साथ जम्मू कश्मीर को हैंडल करना है तो यहां की कयादतों को साथ लेकर के बातचीत के अमल में शामिल करना होगा और यहां के जवानों को एतमाद में लेने के लिए मरकजी सरकार के साथ साथ दीगर जो इदारे हैं उनको भी अपना रोल निभाना होगा ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन अमान के साथ लोग भी अपनी जिंदगी गुजार सकें और कोविड-19 की बदहाली के बीच में फंसे हुए लोगों को भी ऐसा लगे कि उनकी रोजी रोटी का भी कहीं पर इंतजाम हो रहा है और उनकी जिंदगियां भी सलामत रह सकती हैं, उनकी कोई गारंटी मिल सकती है। तो उस को हम ये कह सकते हैं कि एक बदलाव लाने की कोशिश की गई, वो जमीनी सतह पर कहीं पर नजर आए तो हम भी कहें कि कोई बड़ा काम हो गया। फिलहाल अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कल के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि कोविड-19 के बीच में कुछ बड़े खदशे पाए जा रहे, उनकी सूरत हाल क्या कुछ मुल्क के अंदर है और यहां जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के अंदर अचानक इस मामले को लेकर के क्यों तजज्जुब हो रहा है, इस पर भी बात होगी। और खासकर यहां पर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना ओहदा संभाल लेंगे, उसके बाद जो मीडिया के सामने आएंगे और बाकी चीजें जो यहां पर होंगी उनके हवाले से क्या कुछ अपडेट्स होंगे, हम आपको अपडेट अपनी वेबसाइट पर भी करते रहेंगे, अपने KTV उर्दू के पेज पर भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपसे बराह रास्त करके बातचीत भी कर सकें और कुछ लीडरान को भी यहां पर दावत दे सकें ताकि आप पूरा अपडेट रह सकें। आप देख रहे थे KTV उर्दू, शाहिद बुखारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ नासिर।